कर सकते हैं, ठीक है। Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to start integumentary system. Integumentary system बेटा क्या चीज है, स्किन और उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे ऑल मेक अप द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज स्किन, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। क्या क्या चीजें हैं जो स्किन का स्ट्रक्चर बना रही हैं, और उसके बाद फिर स्किन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। जो चीजें स्किन का स्ट्रक्चर बना रही हैं, उन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही वो सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। जी, सो स्किन जो है वो, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड द हेवीएस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सरफेस एरिया के हिसाब से देखें तो स्किन जो है ना, दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। बॉडी एरिया, सरफेस एरिया आपको यहाँ पर क्लियर है, एंड इट इज 1/6 और 1/7 ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो बॉडी वेट में से भी इतना पोर्शन जो है ना वो सिर्फ स्किन का ही है। एनाटॉमिस्ट जो है, जैसे हम लोग हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी स्किन एज द फर्स्ट लेयर जिसे हमने डायसेक्ट करना है। सर्जन्स के लिए स्किन क्या है, द फर्स्ट लेयर जिन्हें उन्होंने कट करना है टू एक्सपोज स्ट्रक्चर्स। के लिए स्किन वो मेम्ब्रेन है जिसके आर पार चीजों ने गुजरना है, जिसकी परमेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जिसकी ट्रांसपोर्ट होनी है फ्रॉम बॉडी टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू बॉडी। क्लिनिशियंस के लिए स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों जी? क्योंकि और अब आप लोगों के लिए भी स्किन इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द दैट सिस्टम। तो यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व स्किन ऑफ द पेशेंट्स। आपको पता चले कि पेन है तो अनीमिया का पेन, अगर येलो हुई हुई है स्किन तो जॉन्डिस हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपने सबसे पहले किसी भी पेशेंट में आपने स्किन का कलर जरूर नोट करना। के जो साइंटिस्ट हैं, दे आर कंसिडरिंग स्किन एज अ डायग्नोस्टिक टूल। क्यों? क्योंकि स्किन जो है वो लेते हैं स्पेसिफिक डीएनए और उसके बाद फिर जो पैटर्न्स हैं और सारी जो स्टडी है वो इससे रिलेटेड है, ठीक। सो ये सारी बातें तो आपको थोड़ा सा आइडिया है। कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे स्किन में इतने सारे सेल्स हैं और इतने सारे जो सेल्स हैं वो शेड ऑफ भी होते रहते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से बनते रहते हैं। इसका मतलब स्किन ऐसा ऑर्गन है जिसमें बहुत ज्यादा माइटोसिस का प्रोसेस चल रहा है। हाँ, कितना नेटवर्क है आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 19 यार्ड्स उनकी लेंथ बनती है। नर्व्स का जो नेटवर्क है 18 यार्ड्स तक बनता है। बहुत सारे ऑयल प्रोड्यूस हैं स्किन के लिए। हमारे पास नर्व एंडिंग्स हैं स्किन में, पेन की फीलिंग होती है। फिर और बहुत सारी सेंसेशन है, जैसे प्रेशर की सेंसेशन है, वाइब्रेशन की सेंसेशन है, हीट के लिए रिसेप्टर्स हैं, कोल्ड टेम्परेचर फील करने के लिए रिसेप्टर्स हैं। ये सारी चीजें हैं वो प्रेशर के, ये सारा कुछ जो है ना वो स्किन में इस हिसाब से। सो कंसिडरिंग द नंबर ऑफ दीज थिंग्स, आप देख लेंगे स्किन जो है वो इतने सारे सरफेस एरिया में फैली हुई है और उसमें इतनी सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। नाउ स्किन जो है उसमें सबसे बड़ी जो लेयर है, आपको पता है कि ऑर्गन की जो या इनर लाइनिंग होगी दैट वुड बी एपिथेलियम। तो एपिथेलियम है यहाँ पर, और एपिथेलियम में स्किन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दीज आर कॉल्ड केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स जो है वो
एपिडर्मिस की या स्किन की जो एपिथेलियम है उसकी लेयर्स भी बना रहे हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो स्किन को उसके प्रॉपर फंक्शन देते हैं वो प्रोड्यूस करने का काम भी केराटिनोसाइट्स का है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा साइट्स की है और दे हैव मल्टीपल फंक्शंस। दे आर बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो मैं आगे आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा हो जाएगा जी। So what are the very important functions of skin? क्लियर नहीं है बेटा अभी भी आवाज? राइट जी, इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं स्किन के? सबसे पहले ये कि स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बाहर वाली लेयर है। सो इट इज अ बैरियर। कोई भी चीज जो एक्सपोज होगी ह्यूमन बॉडी उससे, तो सबसे पहले स्किन एक्सपोज होती है। सो स्किन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी के इंटरनल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो स्किन का है दैट इज इम्यून फंक्शन, यानी हमारी जो इम्यूनिटी है उसमें स्किन का क्या रोल है। एक तो स्किन के अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं जैसे मैक्रोफेजेस, इन्हें हम लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं। सो लैंगरहैंस सेल्स आर लाइक मैक्रोफेजेस। क्या करते हैं जी, जैसे ही स्किन का बैरियर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे बैक्टीरिया, तो ये लैंगरहैंस सेल्स जो है ना ये थोड़ा थोड़ा स्किन की एपिडर्मिस वाली लेयर के अंदर क्रॉल कर रहे होते हैं। सो ये स्लोली स्लोली क्रॉल कर रहे होते हैं और जब कोई बैक्टीरियम या जर्म जो है या स्किन जो है वो एक्सपोज होती है किसी एब्रेजन की वजह से, चोट की वजह से, तो ये सेल्स वहां पर होते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं और उसको एनगल्फ कर लेते हैं। डेड सेल को भी जो है ना वो एनगल्फ कर सकते हैं ये सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली मैक्रोफेज लाइक फंक्शन है इन सेल्स का। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो पहला तो ये हो गया, ये पुलिस मैन की तरह जो है ना वो स्किन की एपिडर्मिस के अंदर मूव करते रहते हैं। ठीक है, और चेक करते रहते हैं। पहले ये इंपॉर्टेंट बात होगी। उसके अलावा डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू है। डर्मिस नीचे वाली जो सेकंड जो लेयर है स्किन की, ठीक है, उसमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स और बाकी इम्यून सेल्स होते हैं। सो फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है वो लैंगरहैंस सेल्स हैं जो एपिडर्मिस में है। उसके बाद डर्मिस के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो बेसिकली हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। so they are second line defense। ठीक, तो इम्यूनिटी में हमारा स्किन का जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट रोल हो गया। पहला वैसे ही एक फिजिकल बैरियर तो बनाती है, पहली बात तो यही होगी। ठीक, दूसरी बात होगी लैंगरहैंस सेल्स और तीसरी होगी हमारा सेकंड और थर्ड लाइन डिफेंस जो लिम्फोसाइट्स हैं डर्मिस के अंदर। मेटाबॉलिक एंडोक्राइन फंक्शन क्या है जी? स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर्स हैं वो डेड सेल्स की लेयर्स होती हैं और उनके ऊपर प्रोटीन और ऑयली लेयर्स लगी होती हैं। सो इसका मतलब है कि एक वाटर प्रूफ लेयर बन जाती है। स्किन ने प्रिवेंट करना है लॉस ऑफ वाटर एंड प्रोटीन। ठीक, तो इसका मतलब सबसे ऊपर ये आगे का मसल में से भी और डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस भी जो है ना वो स्किन प्रिवेंट करती है। देन इसके अलावा क्या हो सकता है मेटाबॉलिक फंक्शन? विटामिन डी प्रोडक्शन। जब स्किन सनलाइट से एक्सपोज होती है तो आफ्टर दैट एक्सपोजर विटामिन डी सिंथेसिस का एक पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट वो स्किन में स्टार्ट हो जाता है। कुछ पार्ट जो है वो इंटेस्टाइन और कुछ रोल जो है वो इंटेस्टाइन और उसका भी है किडनीज का भी, लेकिन साथ स्किन का जो है वो इस प्रोसेस में सबसे पहला पार्ट है दैट इज आफ्टर एक्सपोजर टू सनलाइट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात जो सबको ही पता है कि स्किन जो है वो सेंसरी ऑर्गन है। कैसे? इसमें हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर,
वाइब्रेशन और पेन के लिए रिसेप्टर्स भी हैं और उनके साथ नर्व्स भी एसोसिएटेड है, ठीक है। ये सारी चीजें डर्मिस के अंदर मौजूद है। डर्मिस बेसिकली जो है वो मेन लेयर है स्किन की, ठीक। तो उसके अंदर ये सारी चीजें, तो स्किन जो है वो ये सारे काम भी कर रही है। इट इज एक्टिंग लाइक अ सेंसरी ऑर्गन। तो 5 सेंसेस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो है वो टच की सेंस है, ठीक। वैसे तो सारी सेंसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन टच की सेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो सो स्किन इज परफॉर्मिंग दैट फंक्शन। थर्मोरेगुलेशन में कि स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स जब टेम्परेचर एनवायरनमेंट का रेज होगा तो स्वेट ग्लैंड जो है ना वो स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और जब स्वेट प्रोड्यूस होता है तो बॉडी के ऊपर से वाटर इवेपोरेट करता है, बॉडी कूल डाउन हो जाती है, और जो हीट है वो निकल जाती है, डिसिपेट हो जाती है थ्रू इवेपोरेशन। तो वो बॉडी को कूल डाउन करने वाला प्रोसेस जो है ना वो गर्मियों में स्वेट ग्लैंड्स का होता है। सर्दियों में ऑब्वियसली ये चीज रुक जाती है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो स्किन है वो कॉस्मेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेरे ख्याल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि स्किन हमारी नजर कैसी आती है। जी, सो अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर द लेयर्स ऑफ स्किन। क्या क्या लेयर्स हैं? तो द फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर, जो मैंने आपको कहा था कि किसी भी ऑर्गन में आउटर या इनर लाइनिंग जो है वो एपिथेलियम ने बनानी होती है, क्योंकि स्किन बाहर वाले एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड है। सो आउटर लाइनिंग जो है वो एपिथेलियम है। और ये एपिथेलियम जो है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, क्योंकि दिस इज लाइंग अबव डर्मिस। तो डर्मिस के ऊपर है, तो इसीलिए इसका नाम एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस बेसिकली स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक। अभी हम नंबर ऑफ सेल्स देखेंगे, लेकिन आपने एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है तो आपको आइडिया है कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीपल सेल्स पड़े हुए हैं, और सबसे ऊपर वाले जो सेल्स हैं दे आर स्क्वेमस सेल्स, ठीक। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ये एपिथेलियम है। देन वी हैव डर्मिस। डर्मिस जो है वो एपिडर्मिस के नीचे ये जो आपका पोर्शन नजर आ रहा है आपको, दिस इज डर्मिस। और डर्मिस बेसिकली जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। और पहले भी कनेक्टिव टिश्यू के लेक्चर में आइडिया दिया था कि इसमें बहुत सारे सेल्स, फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस होगा जिसके अंदर ये मौजूद है, और उसके अलावा वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो रिसेप्टर्स वगैरह जो स्किन में होने चाहिए। क्लियर? स्किन के नीचे डर्मिस और एपिडर्मिस के से डीप जो एक लेयर है दैट इज द सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको हम फैटी टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है ये है तो कनेक्टिव टिश्यू अगेन, लेकिन इसमें फैट की, एडिपोसाइट्स की बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। सो दिस इज अ लेयर ऑफ एडिपोस टिश्यू राइट हियर, ठीक। और मोटापा जिनमें होगा उनमें फैटी है ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है ये सबसे ज्यादा थिक लेयर हो गया, और जो लीन पर्सन होते हैं उनमें ये थिन होती है। सो ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है इसके अंदर अमाउंट ऑफ फैट जो है ये डिटरमिन करेगी कि पर्सन जो है ना वो ओबीस लग रहा है, फैटी लग रहा है, चबी लग रहा है, या फिर थिनली लग रहा है। तो एक्स्ट्रा जो फूड या अमाउंट होती है एनर्जी की वो फैट की फॉर्म में स्टोर होती है। और आपको मैंने बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट, ब्राउन फैट एंड येलो फैट। और यूजुअली स्किन की ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है इसमें आपको येलो फैट मिलती है, स्पेशली अराउंड एब्डोमेन एंड थाइज। जी, और लास्ट थिंग क्या है, स्किन के अपेंडेजेस हैं, ठीक। सो उसमें हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अभी तक क्लियर है बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू तो नहीं है? या किसी को मेरी आवाज ना आ रही हो तो मुझे आप टेक्स्ट कर लो। जी, सो स्किन हैज दीज लेयर्स जो मैंने अभी पहले डिस्कस की। अब लेयर वाइज जो है ना उनका स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं। एपिडर्मिस सबसे पहले आ गई। एपिडर्मिस जो है इट हैज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम इसको हम कहते हैं।
कैरेटिनाइज्ड का मतलब है कि इसके ऊपर सेल्स जो हैं, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है सेल्स की, उनके ऊपर कैरेटिन प्रोटीन की एक लेयर है, और कैरेटिन प्रोटीन की जो लेयर है वो इन बिटवीन उसके ऑयली सिक्रेशन भी है, सो एक वाटरप्रूफ लेयर बन जाती है। सो दिस इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक, अब क्योंकि एपिथेलियम का आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि उसके अंदर से ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास नहीं कर सकती, सो इट इज एवास्कुलर एंड एनर्वस। इसको क्या चाहिए अपने न्यूट्रिशन के लिए? डर्मिस की जरूरत है। ठीक, डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू है और उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, नर्व्स भी मौजूद हैं, वहां से न्यूट्रिशन इसे मिलेगा, नर्व सप्लाई मिलेगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, 5 लेयर्स के नाम एपिडर्मिस के, और जो 4 सेल्स हैं एपिडर्मिस के, उनके नाम और फंक्शन। ठीक, सो 5 लेयर्स यहाँ पर आपको कौन कौन सी नजर आ रही है? सबसे नीचे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन से शुरू करते हैं, तो सबसे नीचे वाले सेल्स की लेयर जो होती है, जो बेसल लेयर होती है, सबसे नीचे वाली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, उसे हम कहते हैं स्ट्रैटम बेसेल। उसके ऊपर जो लेयर्स हैं सेल्स की, वो थोड़े से हमें माइक्रोस्कोप में कांटेदार से लगते हैं, सेल श्रिंक हो जाते हैं और ऐसा लगता है उनके इर्द गिर्द जो है ना वो स्पाइनी प्रोसेसेस है, तो उनका नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, क्योंकि स्पाइनी सेल्स लगते हैं। फिर अगले जो सेल्स हैं वो हमें उनके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स या दाने नजर आते हैं, तो इसीलिए हम उसको कह देते हैं स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। उसके बाद अगली है वो सेल्स अलाइव है अभी, लेकिन उनके अंदर से जो है ना वो ग्रैन्यूल्स और ऑर्गेनाइल्स खत्म हो जाते हैं, तो एक प्लेन सी लेयर नजर आती है, इसीलिए हम उसको ल्यूसिड लेयर्स हैं या डेड सेल्स। और फिर केराटिन की लेयर्स, उनको हम कह देते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, कॉर्नी लेयर या डेड लेयर जो होती है। ठीक, सो क्लियर, देयर आर 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो या फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन, बी एस जी एल सी। ठीक है, आप अपना कोई निमोनिक बना लो, लेकिन मुझे ये आसान लगता है इस तरह याद रखना। स्ट्रेटम बेसेल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड कॉर्नियम। बेसेल यानी सबसे नीचे वाली लेयर, बेसल लेयर। स्पाइनोसम जो कांटेदार, मैंने स्पाइनी लेयर कहा था। ग्रैनुलोसम ग्रैन्यूल्स वाली लेयर। ल्यूसिडम वो जो क्लियर सेल्स है, एंड कॉर्नियम, कॉर्नी यानी डेड सेल्स की लेयर। डेड सेल्स की या कॉर्नी सेल्स की लेयर है। ठीक, सो देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। अब इन 5 लेयर्स में 4 सेल्स हैं जो डिफरेंट नंबर में स्कैटर्ड हैं। अगर आप कभी बेटा ये क्लोज हो जाती है, वीडियो ऑफ हो जाती है जूम क्लास, तो यू विल हैव टू क्लिक द लिंक अगेन। राइट जी, सो 4 सेल्स हमने कहे के आर इम्पोर्टेंट फॉर द एपिडर्मिस। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो मैंने पहले भी आपको बताया था, दे आर केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स वो सेल्स हैं जो 90% है। इसका मतलब है कि जो 5 लेयर्स हैं उनमें केराटिनोसाइट्स भरे हुए हैं, और बहुत कम तादाद में कहीं कहीं स्कैटर्ड बाकी 3 सेल्स होंगे। ठीक है, बाकी 3 सेल्स कौन से हैं? मेलानोसाइट्स विच आर 8%। और मेलानोसाइट्स क्या करते हैं? उनका काम है जब दे आर एक्सपोज टू सनलाइट, यूवी रेडिएशन, तो वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, एक पिगमेंट जिसे हम कहते हैं मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट वो कलर वाला पिगमेंट है जो स्किन का कलर जो है ना वो डिटरमिन करता है। जिनमें मेलानोसाइट्स ज्यादा हो कुछ लोगों में, और मेलानिन पिगमेंट की मिकदार ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा टैन होते हैं। ठीक है, उनका डार्क कंप्लेक्शन होता है। और जिनमें मेलानोसाइट्स कम हो उनमें कंप्लेक्शन लाइट होता है। लेकिन ये मेलानोसाइट्स और मेलानिन पिगमेंट यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन का भी एक एलिमेंट होता है इसमें। इसी वजह से जिनकी टैन स्किन है या डार्क स्किन है, दे आर मोर प्रोटेक्टेड। उनमें स्किन के कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू दोज जिनमें मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी होती है। ओके जी, सो मेलानोसाइट्स क्या करते हैं? यहाँ पे आपको ये मेलानोसाइट नजर आ रहा है, तो ये जो इनके प्रोसेसेस हैं ये केराटिनोसाइट्स के साथ जुड़े होते हैं, और ये मेलानोसाइट्स मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं और केराटिनोसाइट्स को देते जाते हैं। केराटिनोसाइट्स
जो है वो आगे से जो है ना वो लेयर वाइज जो है ना मूव करते रहते हैं केराटिनोसाइट्स, ठीक है, ऊपर वाली लेयर में शिफ्ट होते रहते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। तो यस, जब मेलानोसाइट्स जो है वो अगर नहीं होंगे या उनकी अमाउंट कम होगी तो यासिर इज राइट, एल्बिनो उस कंडीशन को कहते हैं जिनमें मेलानिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। एल्बिनिज्म उसी कंडीशन को कहते हैं बेटा, राइट। सो केराटिनोसाइट्स की डिटेल्स जो है ना वो मैं भी आपको लेयर वाइज बताती हूँ। केराटिनोसाइट जो सबसे नीचे वाली लेयर में होते हैं, बेसल लेयर में, बेसिकली उनकी एक्टिविटी ये होती है कि वो माइटोसिस कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा माइटोसिस कर रहे होते हैं, और माइटोसिस की वजह से उनका नंबर बढ़ रहा होता है। जब उनका नंबर बढ़ रहा होता है तो वो केराटिनोसाइट्स जो नए बन रहे होते हैं वो अगली लेयर में पुश होते जाते हैं, उससे अगले वाले उनको पुश करते हैं, अगले वालों को पुश करते हैं। तो इसका मतलब है कि नीचे से बेसल लेयर में जो सेल्स हैं और स्पाइनोजम में भी वो सेल्स डिवाइड करते हैं, और सेल्स जो बनाते जाते हैं वो नेक्स्ट लेयर में शिफ्ट हो जाते हैं, और जब सबसे ऊपर वाली लेयर में पहुंचते हैं तो वो सेल डेड हो जाते हैं और उसके बाद फिर बर्स्ट कर जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, ठीक। दूसरा केराटिनोसाइट्स का काम क्या होता है कि इन्होंने केराटिन बनानी है, तो बेसल लेयर से जब ऊपर वाली लेयर्स में शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो उसमें साथ साथ केराटिन प्रोडक्शन जो है उसका प्रोसेस भी चल रहा होता है। तो एक मैंने अभी आपको दिखाई थी ये वाली लेयर, ग्रैनुलोसम, ठीक है। सो जब बेसल लेयर में होंगे तो ये ज्यादा माइटोसिस कर रहे हैं, ठीक है। स्पाइनोजम में आएंगे तो यहाँ पर केराटिन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है, ठीक है। केराटिन प्रोटीन बनना शुरू हो गया है। केराटिन प्रोटीन पहले बनती है, प्रोटीन की जो है ना मॉडिफिकेशन होती है, उसके बाद फिर उनकी पैकिंग होती है। इसी तरह साथ साथ जो है ना वो एक ऑयली सिक्रीशन जो है ना, ऑयली एक स्ट्रक्चर या लिपिड स्ट्रक्चर जिसकी हम बात करें, वो भी बन रहा होता है। ये जब केराटिन और ऑयली स्ट्रक्चर्स जो है ना वो पैक हो जाते हैं वेजिकल्स के अंदर ताकि बस अब रिलीज होना है, तो उस वक्त उसको हमें ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में नजर आते हैं वो, इसीलिए हम इस लेयर को ग्रैनुलोजम कहते हैं। तो ये जो ग्रैनुलोजम है इसका मतलब है कि केराटिन प्रोटीन और वो जो लिपिड्स हैं वो ग्रैन्यूल्स में पैक हो गए हैं, बट दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू बी रिलीज्ड। ल्यूसिडम वो लेयर है जहां पर केराटिनोसाइट्स में अब बाकी सारे ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाते हैं, इवन के न्यूक्लियस भी जो है ना वो ब्रेक डाउन कर जाता है और खत्म हो जाता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो केराटिन और वो लिपिड प्रोटीन और लिपिड की जो वेजिकल्स हैं वो वाली रह जाती हैं, जो कि अब अपनी वेजिकल से जो है ना वो बाहर आ गई हैं। लिमिटेड जो लेयर वाइज अरेंजमेंट एक होनी है ना केराटिन की और फिर लिपिड लेयर की, फिर केराटिन, फिर ऑयली सिक्रीशन, वो यहाँ पर जो है ना वो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इससे ऊपर वाली सेल जो कॉर्नी लेयर थी उसमें केराटिनोसाइट्स जो है वो डेड हो चुके हैं, केराटिन और वो लिपिड वाली जो अरेंजमेंट की लेयर थी उससे भरे हुए हैं, और वो रिलीज हो जाती है जब सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट होती है, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये सेल्स एक्स्ट्रा होते जाएंगे तो ये जो कॉर्नी लेयर है, कॉर्नी लेयर से सेल्स जो है ना वो स्किन के शेड ऑफ होते रहते हैं, जो हम जिस तरह से अक्सर वो करते हैं, स्क्रब करते हैं या कोई चीज का इस तरह के काम करते हैं, तो बेसिकली ये कॉर्नी और कॉर्नियम और ल्यूसिडम वाली लेयर जो है ना, और इवन ग्रैनुलोसम वाली भी, वो भी रिमूव हो जाती हैं। ज्यादा वैसे नहीं करना चाहिए एक्सटेंसिव स्क्रब, हल्का फुल्का ही करना चाहिए। तो ये जो कॉर्नियम है ये रिमूव होती रहे, ठीक। इसको स्क्रब करने का फायदा ये होता है कि फिर नीचे से जो बेसल और स्पाइनोजम में जो जिन सेल से माइटोसिस हो रही है वो दोबारा से इन सेल्स को रिप्लेस कर देंगे, ठीक हो गया। तीसरा भी मैंने सेल आपको पहले थोड़ा सा बता दिया था, लैंगरहैंस सेल्स। आप देख लें इसकी शेप किस तरह की है, जायंट सेल है, बहुत सारे इसके अमीबा की तरह के प्रोसेसेस निकले हुए हैं, ठीक है। बोन मैरो से स्पेशली ये सेल बनता है और इधर माइग्रेट करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू स्किन के अंदर आ जाता है, ठीक है। और वैसे बाकी सारे एपिथेलियम के सेल्स आपस में जंक्शंस की वजह से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो लैंगरहैंस सेल्स हैं उसमें ये एबिलिटी है कि ये सेल्स के बिटवीन क्रॉल कर सकता है, ठीक है, अपनी जगह चेंज कर सकता है। एंड फंक्शन क्या है जी इसका, इम्यूनिटी यानी फेगोसाइटोसिस। लास्ट जो फोर्थ टाइप है सेल की वो भी बहुत कम है, एपिडर्मिस के अंदर जो मेन रिसेप्टर्स हैं टच के वो डर्मिस के अंदर भी पड़े हुए हैं, लेकिन एपिडर्मिस में भी कुछ सेल्स हैं विच आर कॉल्ड मर्केल सेल्स, ठीक है। एंड दे आल्सो आर रिलेटेड टू नर्व्स। डर्मिस के अंदर से जो नर्व्स आती हैं, बेसल लेयर में ये मर्केल सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है, और ये नर्व्स जो हैं वो उसके साथ आके एसोसिएट होती हैं। मर्केल सेल्स जो है ना वो टच
की सेंसेशन बेसिकली वो रिसीव करते हैं, हल्का सा भी स्लाइट भी हमें टच फील हो जाता है। तो वो जो इतना एक फाइन टच है और इतना अच्छा पॉलिश जो टच की सेंसेशन है, वो इस वजह से है कि डर्मिस के साथ साथ एपिडर्मिस में भी हमारे पास टच का ये एक सेल रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक, सो वी हैव मर्केल सेल्स विच आर रिसेप्टर्स। तो ये 4 टाइप्स हो गई। केराटिनोसाइट्स सबसे ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है केराटिन बनाना, सारे काम करना, और इन्हीं के अंदर मेलानिन पिगमेंट भी एब्जॉर्ब होता है। तो स्किन का कलर भी केराटिनोसाइट के अंदर होता है बेसिकली, क्योंकि उनकी लेयर सबसे ज्यादा है। लेकिन कलर प्रोड्यूस करने का काम किनका है? मेलानोसाइट्स का। ठीक, फिर जी लैंगरहैंस सेल्स हमारे इम्यूनिटी वाले सेल्स आ गए, और मर्केल सेल्स जो है वो टच के रिसेप्टर्स आ गए जो एपिडर्मिस में है। क्लियरली आइडेंटिफाइबल है। बेजल लेयर है, अब आप देखिए बेजल लेयर में आपको ये सेल उन्होंने दिखाया जो मेटाफेज में नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइटोसिस होती जा रही है और सेल्स ऊपर 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 जाते जाएंगे। अब अगर आप स्पाइनोजम लेयर को देखें तो इसके चारों तरफ बेसिकली सेल जब आपस में जुड़े होते हैं और हम स्लाइड्स तैयार करते हैं तो सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन जिन जिन पॉइंट से जुड़े होते हैं वो पॉइंट्स जुड़े रह जाते हैं। तो वो ऐसा लगता है जैसे सेल के इर्द जो है ना हमें कांटे नजर आ रहे हैं। सो जो स्पाइनी लेयर है उसको हम स्पाइनोजम कहेंगे। लैंगरहैंस सेल देखें आपको स्पाइनोजम में नजर आ रहा है। मर्केल सेल और मेलानोसाइट्स जो है वो आपको बेजल लेयर में ज्यादा नजर आ रहे हैं, बेजल और लोअर लेयर्स ऑफ स्पाइनोजम। ठीक, उसके बाद ग्रैनुलर सेल्स नजर आ रहे हैं आपको, और उसके बाद फिर ये सबसे ऊपर डेड केराटिनोसाइट्स हो गए। ठीक, सॉरी, सो ये क्लियर है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर जो है, उसकी लेयर्स, उसके सेल्स और सेल्स का फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट हो गया। So you can see again, ये आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आ रही है जिसमें आपको मेलानोसाइट नजर आ रहा है, उसके कितने सारे ये कट सेक्शन में भी, और अगर आप साइड पे भी देखो तो कितने सारे प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस जो है वो केराटिनोसाइट से सराउंड हुआ हुआ है। और जैसे ही मेलानिन इसमें बनता है, ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग मेलानिन पिगमेंट। तो मेलानिन पिगमेंट जो है वो रिलीज होता रहता है।